बिकॉज दिस बॉडी इज अ प्रोड्यूस ऑफ नेचर। तो आपको इसको नेचर के रिदम के साथ में कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, तभी ये नियम में बंधेगी, वरना नहीं बंधे। नियम प्राइमरी बन जाता है। लाइफ का डिजाइन किस तरह, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस संसार में कोई भी चीज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग एल्स एग्जिस्ट कर सकती। अगर आप हवा हटा दो तो कोई जीव नहीं रह सकता, पानी हटा दो तो जीव नहीं रह सकता, सही टेम्परेचर नहीं होगा तो जीव नहीं रह सकता। तो ह्यूमन बीइंग का डिजाइन एक्चुअली, जिसे हम बॉडी एंड माइंड कहते हैं, इट्स अ फैक्टर और इट्स अ प्रोड्यूस ऑफ नेचर, प्रकृति का प्रोड्यूस है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक कंपनी एक गाड़ी बनाती है और आप उसे यूज करते हैं। आपने गाड़ी नहीं बनाई तो आपको क्या मानना पड़ेगा? वो कंपनी प्रोटोकॉल देगी तो वो मानना पड़ेगा। तो आप कहेंगे उस प्रोटोकॉल का कितना, क्वेश्चन क्या है कि वो जो प्रोटोकॉल कंपनी दे रही है उस प्रोटोकॉल का क्या असर है? आप सर्विस ही नहीं कराएंगे तो क्रैश कर जाएगा, या फिर आप उसका ऑयल चेंज नहीं करवाएंगे, फिल्टर चेंज नहीं करवाएंगे, इस तरीके से ब्रेक फ्लूइड इसमें डालना पड़ेगा। उसको इतनी दूर तक ही चला सकते हैं, उससे ज्यादा चलाने पे गर्म ज्यादा हो जाती है, तो फिर अगर गर्म हो रही है गाड़ी, आप ज्यादा चलाएंगे तो फिर वो आ, खराब हो जाएगी। तो बेसिकली हमें वो प्रोटोकॉल तो फॉलो ही करना पड़ेगा जो नेचर, अगर नेचर का प्रोड्यूस है बॉडी तो नेचर का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, कमाल की बात यह है कि हमें, हम सबके अंदर वो प्रोटोकॉल का सेंसिटिविटी या उसको समझने का सेंस हर एक के अंदर दिया हुआ। ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई किताब लेके आनी पड़े जो कि प्रकृति ने लिखी, नेचर ने जो किताब लिखी है वो कहीं से ढूंढ के लाओ, वो तो कभी ढूंढ नहीं सकते। वो किताब कहाँ पे है? वो यहीं चल रही है और यहीं पे लिखी हुई है, और हमारे पास में वो आ, उसको सेंस करने का एक सिस्टम भी है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी, आपका शरीर ही तो बताता है ना, जैसे कि आप अगर खेल रहे हैं और खेलते खेलते आपका एक लिमिट आ गया, इससे ज्यादा आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो बॉडी कहेगा कि भैया बस हो गया, हो गया, नाउ यू स्टॉप। या अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, यू विल फेंट आउट। फेंट आउट, फेंटिंग होता है, अगर दौड़ रहे हैं उससे ज्यादा कोशिश की तो फेंट हो जाएगा। यानी कि शरीर आपको एक लिमिट से ज्यादा अपने आप को बर्बाद नहीं करने देगा कभी। इट्स अ लिविंग एंटिटी बाय इटसेल्फ। आप कितना खा सकते हैं भोजन, तो आपके सेंस में दिया हुआ है कि भाई इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो पाए। यू कैन गो ओवरबोर्ड अ लिटिल, थोड़ा ज्यादा आप ले जाएंगे तो उसके बाद में कहेगा नहीं नहीं, उल्टी जैसे होने शुरू हो जाएगी, या उस चीज से नफरत होनी शुरू हो जाएगी जो आप खाएंगे, है ना। अगर किसी को मीठा खाने का बहुत ही शौक है तो एक काम कीजिए, उसे बैठा के एक बाल्टी में रसगुल्ला भर दीजिए, उसके बाद खिलाना शुरू कीजिए। थोड़ी देर बाद वो कहेगा ना, तो बोला नहीं जी, और खाओ। उसके ऊपर अगर एक बंदूक तान देंगे तो और ज्यादा खाएगा, मगर क्या होगा, शरीर फेंक देगा, उल्टी कर देगा। तो इसका मतलब है कि बॉडी का अपना एक थ्रेशोल्ड को समझने का मैकेनिज्म, एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म हमारे अंदर है। कब खाएंगे, कब पता चल रहा है? जब आपको भूख लग रही। क्या खाएंगे आपको कैसे पता चल रहा है? जो आपको खाने का मन हो रहा है। आपके शरीर के अंदर ऐसा होता है कि कभी चटपटा खाने का मन होता है, कभी मीठा खाने का मन होता है। अगर अगर हम नेचुरल रहने देते सब कुछ, तो जो शरीर कहता वही खाते तो वही मेडिसिन हो जाता। क्योंकि हम नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग से अननेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग में चले गए। फूड को भी हमने हाइब्रिड इनऑर्गेनिक प्रोसेस जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। तो अब हमारे बॉडी की सेंसिबिलिटी जो कहते हैं ना, समझने की शक्ति, उसको कंफ्यूज कर दिया। ये बॉडी तो हमारा केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ था।
but we have started putting chemicals. Now the body is getting confused. A confused state of body को ही कैंसर कहा जाता है, and it is on a rampant rise. एपिडेमिक बन जाएगा अगले 10 से 15 साल। ना नॉट जस्ट कैंसर, कैंसर तो हम एक बहुत ही ड्रास्टिक जिससे लोग डरते हैं उसको नाम ले रहे हैं, वो तो है ही कंफ्यूजन। बट टेल मी, मेटाबॉलिक कंफ्यूजन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, सबको तो मेटाबॉलिक कंफ्यूजन ही है। और ये कंफ्यूजन हमने कैसे क्रिएट किया? वैसे ही जैसे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल के क्रिएट कर सकते। गाड़ी को समझ में नहीं आएगा भाई कौन सा फ्यूल है। आपके शरीर में केमिकल डालते हैं और ये हाइब्रिड इनऑर्गेनिक प्रोसेस और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड डालते हैं, वैक्सीन, केमिकल मीडियम के वैक्सीन डालते हैं, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाता है। तो बॉडी का कंफ्यूजन ही क्रॉनिक डिजीज कहलाता है। एनआईडी भी कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और क्रॉनिक डिजीज विच हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द बॉडी। बॉडी का कंफ्यूजन ही डिजीज, बट देन वी आर कंफ्यूजिंग द बॉडी। More so ever, if you confuse your body and mind are almost like related, दोनों एक ही। बॉडी का ही प्रेशर सिस्टम, इकोसिस्टम माइंड है। तो बॉडी का अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो माइंड को भी कंफ्यूज करें। अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, जहां पे इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा कि उसे करना क्या है, बाहर देखना है, अंदर देखना है अपने आप को, और क्या देखना है, क्या करना है। अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ बीइंग, यही तो मेंटल डिसऑर्डर है, यही तो मेंटल डिसऑर्डर। अब कंफ्यूजन को अगर आपको ठीक करना होगा, अब कंफ्यूजन का मतलब एक तरीके से जो हमारे सिस्टम का अरेंजमेंट है वो खराब हो। इसको बुद्ध दोष भी कहते हैं, बुद्ध का दोष, बुद्धि वहां से बना। बुद्ध का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। एक अगर कारवां जा रहा है रेगिस्तान में, तो उसका डायरेक्शन कौन सेट करता है? उस कारवां का डायरेक्शन कौन सेट करता है? द कैमल और द पर्सन हु इज इन द फोरफ्रंट, जो सबसे आगे है, वो जिस तरफ जाएगा पूरा का पूरा कारवां उसी तरफ में जाएगा ना, क्योंकि पीछे तो लाइन लगी हुई है। तो जो सबसे पहला इंसान है वो डायरेक्शन सेट करता है। इसीलिए सबसे पहले इंसान को सबसे बुद्धिमान या जानकार इंसान को ही रखा जाता है, जो लीड करता है पूरी टीम को, लीडर। पूरे ग्रहों के सिस्टम में सबसे पहला ग्रह कौन सा है? अगर सूर्य की तरफ से देखेंगे तो पहला ग्रह मरकरी बनता है। मरकरी बाकी ग्रहों के मूवमेंट को या उनके पोजीशन को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता, इंपैक्ट करता। उसी को बुद्ध कहा जाता है, बुद्ध ग्रह कहा जाता है। सो बुद्ध or the person who is in the front actually is responsible for the whole arrangement of the team or the karma or the other planets. बुद्धि का मतलब क्या होता है? The ability to arrange things in a proper manner. अगर आप अपने अंदर अपनी याददाश्त को सही तरीके से अरेंज करें तो उसे पिक करना बड़ा आसान होता है। इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी। अगर आप एक सही लाइब्रेरी बनाएंगे तो आपको सही किताब उठाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ढेर किताबों का बनाएंगे, उसमें से किसी किताब को शायद निकालने में आपको कई दिन लग सकते हैं। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज अ फैक्टर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंप्रेशंस इन योर माइंड। मेमोरी तेज आप कैसे कर सकते हैं? जब अरेंजमेंट प्रॉपरली करें। किस जगह पे अपने घर में भी अगर आप हर एक चीज का स्थान निर्धारित कर दो, तो अगर लाइट चले गई तो आपको मालूम है इस जगह पे ये चीज रखी है। इसी को बुद्धिमान ही कहते हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मेंटल डिजीज का मतलब ही इसको स्टार्ट करेंगे तो अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स। कंफ्यूजन में क्या अरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है? अगर मैं ये बात पूछूं
कि कंफ्यूजन है, अगर हम उसमें अरेंजमेंट लेके आ जाए तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। इसी को नियम कहते हैं, इसी को हम नियम कहते हैं, और लाइफस्टाइल कह रहे हैं। सही वर्ड नियम रहेगा, लाइफस्टाइल तो एक नॉट अ वेरी गुड वर्ड टू डिस्क्राइब नियम। नियम दो तरीके से हमेशा डिसाइड होगा। नियम का डिसीजन जो दो तरीके से, एक तरीके से किस तरीके से आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस चलते हैं, यानी नेचर किस तरीके से बिहेव करता है, बिकॉज दिस बॉडी इज अ प्रोड्यूस ऑफ नेचर। तो आपको इसको नेचर के रिदम के साथ में कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, तभी ये नियम में बंधेगी, वरना नहीं बंधेगी। दूसरा, आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से भी आप एक नियम क्रिएट करते हैं, मगर इट हैज टू बी इन सिंक विथ नेचुरल रिदम। नेचर के रिदम के साथ में वो सिंक में होगा तो फिर एफिशिएंसी बढ़ जाए। सो व्हेन वी से लाइफस्टाइल, स्पेशली व्हेन a confused state of mind is what we want to address, उसको अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं तो नियम प्राइमरी बन जाता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अदरवाइज आप कुछ भी करके उस इंसान को कुछ भी करवा नहीं पाएंगे। अगर नियम में डालेंगे तो होगा, नहीं डालेंगे तो वो होगा ही नहीं। तो इसीलिए नियम, जब भी माइंड को अगर स्ट्रांग भी बनाना है, मेमोरी को स्ट्रांग बनाना है, इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना है, या कंफ्यूज स्टेट से निकालना है, तो भी नियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेसल बन जाता है। नियम बनाना एक इंपॉर्टेंट थेरेपी बन जाती है, ट्रीटमेंट बन जाता है। बल्कि ये ऐसा नहीं है कि केवल ये बीमार लोगों के लिए नियम है। जो भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, उनको एक नियम डालना ही पड़ेगा, देन ओनली थिंग्स विल बिकम इजी। नहीं तो आजकल लोग कहते हैं हम बहुत काम करते हैं मगर फिर भी उतना सक्सेस नहीं मिलता, कि आपका नियम नहीं। बहुत सक्सेसफुल लोगों के लाइफ में ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उनको इस बात का सेंस होता है, वो नियम क्रिएट करते हैं। ये भी आप देखिए, जो शार्प माइंड है, साइंटिस्ट हैं, उनको एक तरफ तो हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है कि वो कोई नियम फॉलो नहीं करते, मगर दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो अपना ही नियम फॉलो करते हैं, और उनकी अपनी सेंसिबिलिटी सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, दे कैन सेंस नेचर। बहुत सक्सेसफुल लोगों को आप म्यूजिक सुनते हुए, बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए ऐसे देखेंगे। आइंस्टाइन खुद ही म्यूजिक का लवर था और बजाता भी था। क्यों? क्योंकि उस तरीके से वो अपने अंदर एक रिदम क्रिएट करते हैं, एक नियम क्रिएट करते हैं। जाने अनजाने अगर आप नियमों के बारे में जानते भी नहीं है, तो भी अगर आप लाइफ के क्लोजली इसको सेंस करने की कोशिश करें तो भी आप नियम बना लेंगे। एक क्रिमिनल भी नियम का, जो अपने क्राइम में बहुत ही सक्सेसफुल है, वो भी एक नियम को फॉलो करता है। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि वो घोड़े पे ही सो जाता था, जब उसका सोने का टाइम हुआ तो घोड़े पे सो जाता था, चाहे वो बैटलफील्ड में क्यों ना। यानी वो अपना नियम नहीं तोड़ता था। तो ऐसे नियम को अगर हम फिर एक प्रारूप देने की कोशिश करें, या एक प्रोटोकॉल देने की कोशिश करें, तो उसको किस तरीके से देखना चाहिए। और यहाँ पे हम मनोकाया चिकित्सा को लेके प्राइमरी उसको फोकस में रख के हम नियम की बात कर रहे हैं। आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, और ये सबने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा, कि कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, अभी करना है लेकिन हम कहेंगे नहीं चलो बाद में करते हैं। हमें लगता है हम आलसी हैं और इस वजह से नहीं कर पाए।
लेकिन ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, मालूम है? डिसऑर्डर की जगह अगर मेंटल वीकनेस बोले तो ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल होगा शायद। अगर वीकनेस भी बोले तो डिसऑर्डर तो है। अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही तो ऑर्डर में नहीं है। अगर कोई चीज ऑर्डर में नहीं है तो डिसऑर्डर ही तो है। ऑर्डर का मतलब एक अरेंजमेंट ही हो तो होता है। एक रोड मैप ही तो होता है, एक मैप, एक अरेंज्ड मैप ही तो होता है। और हम फिजिकल वीकनेस और मेंटल वीकनेस को अलग अलग समझते हैं, जबकि ये है नहीं। तो हर क्रॉनिक डिजीज का रूट सिम्टम वीकनेस है। इसका मतलब हर क्रॉनिक डिजीज के साथ में नॉट जस्ट फिजिकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस भी जुड़ी हुई। क्योंकि फिजिकल वीकनेस से ही तो आप जो माइंड में सोच रहे हो कर नहीं पा रहे, वो मेंटल वीकनेस बनता है। ये दोनों अलग अलग नहीं। तो मेंटल वीकनेस आज के समय पे अगर लोगों को आप देखेंगे तो द राइज ऑफ मेंटल वीकनेस इज बिकमिंग एपिडेमिक। मेंटल वीकनेस आज के टाइम समय पे एपिडेमिक है। क्यों? एक रीजन उसका ये है कि हमने एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नियम को बहुत स्ट्रांगली पुश नहीं किया, और जो भी नियम किया वो एक सिविलाइजेशन के हिसाब से उसको डाला, जिसका कि कोई मतलब नहीं। संडे को छुट्टी होनी चाहिए, फ्राइडे को फिर कहीं और छुट्टी होती है। तो अपने आइडियाज के हिसाब से हमने एक लाइफस्टाइल अरेंज करने की, लाइफस्टाइल क्रिएट करने की कोशिश की, विच इज जस्ट रिडिकुलस। इतनी मूर्खता तो शायद हमारे देश में सबसे मूर्ख व्यक्ति भी नहीं करता। हमने हमेशा प्रकृति के नियम को ही अपनाने की कोशिश की। जैसे एक बात बताऊं, और नियम हमारी मनोकाया चिकित्सा में एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा, इम्प्लीमेंटेबल ऑब्जेक्टिव होगा। और हम नियम को कैसे क्रिएट करेंगे? ऐसे नहीं कि अपने आइडिया से, ऐसे जैसे प्रकृति चलती। किस मौसम में कौन सा टेस्ट ज्यादा होना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरीके का नियम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस मौसम में या उस समय ऊर्जा का प्रवाह एक तरीके से होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज इन अ पर्टिकुलर मैनर। जैसे सुबह हम उठते हैं तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह या फ्लो जो है डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ में। जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह नीचे की तरफ में। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह पैरों की तरफ में, या उल्टा अगर हो जाए तो सिर की तरफ में चला जाएगा। सूरज जब उगता है तो ऊर्जा का प्रवाह नीचे की तरफ में करता है। इसीलिए भारतीय नियमावली में हमने कहा कि सुबह सुबह आपको नेचर्स कॉल के लिए जाना चाहिए, या फिर अपना अपनी पेट की सफाई सुबह करनी चाहिए, क्योंकि अब वो नीचे की तरफ फ्लो बढ़ा तो उस समय आप आदत डालिए कि सुबह सुबह आपका पेट साफ हो। मल त्याग का नियम क्या है? सुबह आदत डालना है। बच्चों को आदत डलवा दिया जाए तो सुबह मल त्याग कर लेंगे। और सांसारिक लोगों को 2 बार शाम को भी ये किया जाता है। सुबह उठने के बाद में जब संध्या काल होती है तो उस टाइम पे करना क्या है? क्योंकि उस टाइम पे आपके शरीर में ऊर्जा का फ्लो एक बैलेंस होता है, यानी कि आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है बराबर फ्लो करने लग जाती है। दोनों नॉस्ट्रल खुलते हैं उस टाइम पे, जब सूर्योदय का समय होता है। अमावस्या के बाद में जो पहला दिन होता है, वहां से हमारी महीना शुरू होता है, उसमें आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल 3 दिन तक फ्लो होनी चाहिए। नेचुरली हेल्दी स्टेट में यही होता है। हेल्दी स्टेट नहीं है तो उसको करवा दीजिए तो वो हेल्दी हो जाएगा इंसान। जब भी मानसिक असंतुलन आएगा तो
हमें हमेशा ऊर्जा के प्रवाह को बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो मानसिक संतुलन वापस बनेगा। ये फिर नियम में अगर हम डाल दें, इसी से लेके फिर आगे इसी का एक बहुत ही एडवांस प्रारूप स्वर विज्ञान या स्वर विद्या बनी, जिसका की कंपाइलेशन किया गया और शास्त्रों में वो शिव स्वरोदय शास्त्र के नाम से भी है। मगर उसको समझना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उसमें सूक्ष्म आयाम जो है उसके बारे में काफी कुछ बताया गया, और उसे हम हमेशा सांसों के साथ में ही जोड़ते हैं। तो सांस तो फिजिकल होती है, प्राण का एक पार्ट फिजिकल होता है, दूसरा पार्ट नॉन फिजिकल होता है। जब तक आप उस आयाम को समझेंगे नहीं, तब तक शिव स्वरोदय को बहुत ही आ, क्या कहें, बहुत ही सतही रूप में, वेरी सरफेस लेवल पे ही उसको जाना जा सकता है। ऊर्जा के प्रवाह, ऊर्जा के फ्लो को किस तरीके से देखना है ना। अब ये ऊर्जा अलग अलग तरीके से बहती है, कुछ ऊर्जा आपको नीचे की तरफ धकेलेगी, कुछ आपको फैलाएगी, कुछ आपको ऊपर की ओर उठाएगी। उसी की वजह से मूवमेंट्स, वायु, इसे कहते हैं मूवमेंट वायु हो गया, या मूवमेंट प्रेशर के साथ में भी कोरिलेट किया जाता है। वायु ही प्रेशर होता, जो कि प्रेशर उसका मूल कारक होता है वायु का। तो फ्लो को कंट्रोल करने का फंडामेंटल नियम प्रेशर के साथ में ही जाता है, प्रेशर के साथ में ही जाता है। और प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अगर आप देखें तो उसकी चाबी कुंभक है, जिसे हम प्राण धारणा कहते हैं। प्राण धारणा ही कुंभक है। कुंभक प्राण को कंट्रोल करने का नियम है। प्राण के फ्लो के हिसाब से प्रेशर बनता है और वायु बनती है, और उसी के हिसाब से अग्नि बनती है। वायु या प्रेशर और अग्नि जब मिलती है तभी मटेरियल का मैनेजमेंट करती है, या उसका स्थानांतरण रूपांतरण करती है, कन्वर्जन करती है। मटेरियल को ही कफ कहा जाता है, वात पित्त कफ। वात प्रेशर, पित्त द थर्मल एस्पेक्ट, एंड कफ द मटेरियल मैनेजमेंट। ये आयुर्वेद का नियम है, और कुंभक इस नियम को सबसे पावरफुली कंट्रोल करता है, या फिर उसको कंडक्ट करता है। पर आयुर्वेद में से कुंभक ही गायब हो गया। अगर कुंभक ही गायब कर देंगे तो हम मेंटल डिसऑर्डर को तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शारीरिक रूप में आपकी अगर बल बचा है शरीर में, तो आप अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो भी फायदा हो सकता है। लेकिन बल ही नहीं है और आयुर्वेदिक मेडिसिन ले तो उसका असर ही बहुत कम होगा। और वो बल जो है वो वायु या प्रेशर का ही कारक है। कुंभक बल वृद्धि या फिर कह लो प्राण के नियम बनाने का तरीका है, और इसीलिए कुंभक एसेंशियल हो जाता है जब भी हम मनोकाया चिकित्सा की बात करते हैं। एक्चुअली मैं तो ये भी जानता हूं कि आप किसी भी तरीके की मनोकाया की प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज को कुंभक के जरिए बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई बारी ऐसे व्यक्ति या पेशेंट होते हैं जिनका एडवांस स्टेज हो गया, जिनका कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया, अल्टीमेटली मतलब वो अटरली कंफ्यूज स्टेट में या बहुत ही एडवांस कंफ्यूज स्टेट में आ गए। तो ऐसे में कुंभक के नियम को फॉलो करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम प्रेशर चेम्बर्स पे रिसर्च कर रहे हैं, जिनके अंदर अगर उनको डाला जाए, रखा जाए, तो उनके शरीर के अंदर प्रेशर वेरिएशन होगा, या फिर कह लीजिए कि इंडक्टिव कुंभक, इंडक्टिव कुंभक हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे उनको बहुत फायदा होगा। धीरे धीरे करके एक समय सीमा में अगर उसको उनको एक प्रेशर चेम्बर में रखा जाए, इंडक्टिव कुंभक करा जाए, और साथ में फिर उनको शिफ्ट किया जाए कॉन्शियस कुंभक के ऊपर, जहां वो खुद भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, और उसके बाद में इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर चेम्बर, वो इंडिपेंडेंटली कुंभक कर पा रहे हैं। तो आप
देखेंगे कि हम उनको बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मेडिसिन का एक रोल होगा, शॉर्ट टर्म के लिए केमिकल मेडिसिन, लॉन्ग टर्म के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंड वेरी लॉन्ग टर्म के लिए नो मेडिसिन, ओनली कुंभक। इस तरीके से एक प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं हम किसी भी तरीके की मनोकाया की समस्या में। नियम, प्राइमरी नियम के जरिए ही मनोकाया चिकित्सा करवाई जा सकती है, मगर नियम जो होता है वो ऊर्जा के फ्लो के हिसाब से होता है, ना कि आइडिया के हिसाब से। कुंभक कई बारी भोजन के उपरांत करवाया जा सकता है, कुंभक कई बारी खाली पेट में करवाया जाता है, कुंभक कई बारी लेट के करवाया जाता है, कुंभक कई बारी एक इन्वर्टेड पोजीशन में करवाया जाता है, कुंभक कई बारी एक अलग ही एनवायरनमेंट में कराया जाता है, कुंभक कई बारी एक अलग मानसिक प्रवृत्ति के साथ में करवाया जाता है, कुंभक कई बारी मंत्र के साथ में करवाया जाता है, साउंड के साथ में करवाया जाता है, फोकस के साथ में करवाया जाता है। इसको स्थापित करने का नियम हमारे देश में ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पे कि अगर आप जाएं तो आपकी मानसिक स्थिति में स्तंभन होता है, रुकती है। कुंभक के जरिए वो कभी भी आप कर सकते हैं, मगर कहीं किसी स्थान का प्रभाव भी होता है जहाँ पे कि मनस्तंभन हो जाए। एक तो स्तंभन होना यानी कंट्रोल में आना, उसके बाद में उसको आगे बढ़ाने का नियम। जब हम प्रोग्रेसिव कुंभक करवाते हैं या डायनामिक त्राटक अगर करवाएं तो फिर जीवन में आगे बढ़ने का, क्योंकि मानसिक विक्षिप्तता में इंसान फंसा हुआ होता है, या तो अपने पास में फंस जाएगा या तो प्रेजेंट में फंस जाएगा, वो फ्यूचर की तरफ में वो अपने आप को धकेल नहीं पाता। तो डायनेमिक त्राटक जैसी चीजें जो कि अ, हम ऐसा बोल सकते हैं शिव शक्ति के नियम में देवी शक्ति का नियम है। तो ऐसे मंदिर जहाँ पे कि मानसिक स्तंभन हो, उनका अगर उसके साथ में कुंभक को ऐड करके हम एक रिट्रीट ऑर्गेनाइज करें यहाँ पे, वो उसका विजिट वहाँ पे करवाएं लोगों को, तो फिर जो इफेक्ट है वो मल्टी 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 फोल्ड होता है। ऐसे आगे चल के हम रिट्रीट्स या फिर प्रोसेसेस भी करवाएं जहाँ पे एक पावरफुल जगह पे हम कुंभक के साथ उस जगह के इफेक्ट को मल्टी फोल्ड्स बढ़ा के लोगों को मनोकाया समस्या से बहुत जल्दी निकालने की का एक एक्सपेरिमेंट और एक प्रयास करेंगे।